हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं थियरम 7.1 ट्रायंगल्स का थियरम 7.1 जो सबसे इम्पोर्टेंट है और डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझ के करना पड़ेगा। समझ लेंगे तो बहुत इजी रहेगा और राइटिंग प्रैक्टिस के साथ तो बढ़िया है। तब विल बी एबल टू राइट इन अ वेरी परफेक्ट वे इफ यू डू प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस। प्लस important is that you should understand it properly. Okay, make your concepts very clear. अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। हमारा स्टेटमेंट क्या है। इट इज ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ASA का मतलब है एंगल इंक्लूडेड साइड, एंगल इंक्लूडेड साइड, एंगल एंगल इंक्लूडेड साइड, एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इंक्लूडेड साइड का मतलब क्या है ना। देखो मैं बताता हूं। जैसे मान लो कि हमारे पास ये ट्रायंगल, राइट, वी हैव दिस ट्रायंगल। तो मैं अगर बात करता हूं इस एंगल की, फिर इस एंगल की, तो ये दो एंगल के अंदर मैं नाम देता हूं ABC। ठीक है, तो एंगल ABC, चूंकि एंगल B की बात कर रहा हूं मैं, और एंगल ACB जो कि मैं एंगल C की बात कर रहा हूं, ये वाले एंगल की, उसके अंदर ABC मतलब ये साइड, ये एंगल और ये एंगल ABC, ये साइड जो है ये दोनों में कॉमन है। देखो BC CB ये दोनों में कॉमन है। आप लोग बोलोगे सर AB और OB तो है लेकिन कॉमन, तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि इसके अंदर सबसे सिंपल वे कौन सा है समझने के लिए, कि अगर ये एंगल B है, ये एंगल C है, तो दोनों को मिलकर B और C मिलकर कौन सी लाइन सेगमेंट बनती है? BC। कौन सी साइड बनी? BC, लाइन सेगमेंट BC बनी। ठीक है, तो वो जो होगी वो होगी इंक्लूडेड साइड। इंक्लूडेड मतलब जो एंगल से बन रही है साइड वो वाले इंक्लूडेड। ठीक है, चलो बहुत आसान है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन है उसके ऊपर से हम प्रूव करेंगे कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle। तो ये मतलब ये कहना क्या चाहता है, चलो देखते हैं। ठीक है, हमारे पास मान लो ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, दिस इज वन ट्रायंगल वी हैव। ओके, वन ट्रायंगल, और ये हमारे पास है दूसरा ट्रायंगल। ओके, वी हैव टू ट्रायंगल्स। तो हम इसको नाम दे देते हैं से ABC और ये DE और F, ये मैंने दे दिया। तो जो डेटा जो है उसके हिसाब से दो एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF, angle B is equals to angle E and angle C is equals to angle F। इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, और दूसरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का मेजर इक्वल है। दिस इज गिवन। एंड ऑल्सो थर्ड साइड, जिसके ये दिस थर्ड साइड विच के इंक्लूडेड साइड इज इक्वल टू दिस इंक्लूडेड साइड। देखो ये E और F दो लेटर से बनती साइड कौन सी है? EF, तो ये इंक्लूडेड हो गई। और ये B और C दो लेटर से बनती हुई कौन सी साइड है? BC, तो ये इंक्लूडेड हो गई। तो ये ऑलरेडी दिया है, देखो ये ऑलरेडी दिया है कि ये एंगल इक्वल, ये साइड इक्वल और ये एंगल इक्वल। उसको कंसीडर करके हमें प्रूव करना है कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? तो बच्चों हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर अभी तक सिर्फ एक्सियम 7.1 आया है जो है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS बच्चों, SAS का मतलब क्या होता है? SAS मतलब साइड इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड
एंगल और ये है साइड, साइड इंक्लूडेड एंगल साइड। तो साइड इंक्लूडेड एंगल साइड ऐसा कहते हैं कि दो ट्रायंगल के अंदर अगर ट्रायंगल की ये दो साइड, मान लो ये दो साइड इक्वल है, ये दो एंगल इक्वल है और ये दो साइड इक्वल है, तो ये इंक्लूडेड एंगल कैसे आ गया है? जैसे कि ये कि सपोज मान लो कि ए बी इज इक्वल टू डी हमको दिया गया है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हमको दिया गया है, और बी सी इज इक्वल टू सॉरी बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये है हमारे पास। देखो इंक्लूडेड एंगल कैसे पता चलेगा कि इंक्लूडेड एंगल ये है? तो इसको हम देखते हैं दो साइड को, तो दोनों में लेटर कौन सा कॉमन है? बी। और ये दोनों में लेटर कौन सा कॉमन है? ई। तो ये जो बी लेटर कॉमन है इसमें, तो ये इंक्लूडेड एंगल हो गया ये दो साइड का। और इसके अंदर जो दो लेटर कॉमन, दोनों में से जो कॉमन है ई लेटर, वो इस दोनों का इंक्लूडेड एंगल हो गया। ठीक है, हमारे पास यही एक्सियोम है और उस एक्सियोम का यूज करके हमको प्रूव करना है कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूं कैसे। ओके, चलो ऐसे ऐसे करना है हमको। ओके, चलो तो एक काम करते हैं हम लोग, जो ऐसे ऐसे हमको करना है, हम लोग एक चीज कर रहे हैं कि जब ऐसे ऐसे है तो मान लो ये मेरे पास तो साइड है ही दोनों, ये दो एंगल भी इक्वल है। ठीक है, अब ये थर्ड साइड, ये मतलब ये जो ये वाली जिसका थर्ड साइड, लेकिन ये वाली साइड जो है, ये जो मेरे को मुझे इक्वल मिल जाए तो मैं ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंस बता सकता हूं। सॉरी सॉरी, तो इससे मैं क्या बता सकता हूं? कॉन्ग्रुएंट बाय ऐसे ऐसे। लेकिन उसके लिए मेरे पास जरूरी होना चाहिए कि ए बी इक्वल्स टू डी होना जरूरी है, लेकिन अभी तो ए बी इज इक्वल टू डी मेरे पास है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे ए बी और डी का रिलेशन चाहिए। अब अगर दो साइड है, दो साइड मतलब दो लाइन सेगमेंट ही है, दोनों साइड ही है, दो साइड है, तो उन दोनों का जो रिलेशन है वो तीन में से एक हो सकता है। या तो ए बी इज इक्वल टू डी ई है, ठीक है, या ए बी ग्रेटर देन डीई है, ठीक है, या तो फिर ए बी लेस देन डीई है। ठीक है, ये तीन में से एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो हम तीनों तीन पॉसिबिलिटीज के लिए देखेंगे कि क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। चलो देखते हैं। ओके, चलो तो ये मैंने ये हमें देखना है। तो एक काम करते हैं, ये फिगर को थोड़ा सा साइड पे हटा देते हैं। ओके ओके, चलो अब हमें ये देखना है कि क्या ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहला केस वन, ए बी इज इक्वल टू डीई अगर है, ये है ही ए बी इज इक्वल टू डी, और अगर ये ए बी इज इक्वल टू डी दिया है तो फिर हमारा काम कितना आसान हो गया, कितना इजी है हमारे लिए। देखो ए बी इज इक्वल टू डीई, ठीक है, फिर हमारे पास therefore in triangle ABC and triangle DEF, ये दो ट्राइंगल के अंदर AB इज इक्वल टू डी जो हमने लिया हमारा सपोजिशन, फिर हमारे पास एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है, डेटा है ना, और BC इज इक्वल टू EF ये भी है, ये भी डेटा या डाटा जो बोलो आप वो। ठीक है, दोनों है हमारे पास ये चीज है, और ये ऑलरेडी हमने एज्यूम किया। तो ये देखो ये इसको इक्वल, ये एंगल इस एंगल को इक्वल, और ये साइड इस साइड को इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास साइड एंगल साइड आ गया। तो पहला केस तो बहुत इजी है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये आ गया, कितना इजी है ना। देखो पहला केस तो इजीली आ गया। ओके, और वही तो प्रूव करना था कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो पहला केस हमारा इजीली आ गया।
सेकेंड केस बहुत इंटरेस्टिंग है, सेकेंड केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, सेकेंड केस बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो तो एक काम करते हैं ना, सेकेंड केस हम दूसरे पेज पे करते हैं, ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट वाले पेज पे यहाँ पे। तो उसके लिए हमारे पास जो डेटा है वो हम लोग इसको कैरी करेंगे आगे, ठीक है, एबीसी और डीईएफ। ओके, तो हमारे पास ऑलरेडी डेटा जो है वो है ये ऐसे, और ये सॉरी इधर से ये ऐसे, या तो फिर कॉपी कर ले जिसे हमने पहले कॉपी किया था, सेम टू सेम डायरेक्ट, है ना। ओके, मैं एक काम करता हूं कि चलो यही रहने देता हूं, कोई बात नहीं, और यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं ए बी सी और डी ई और एफ। डेटा के हिसाब से हमारे पास जो था वो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, फिर दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और फिर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये हमारे पास डेटा के हिसाब से था, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकंड केस लेना है, केस टू। हमारा केस टू क्या है, केस थोड़ा अलग सा कलर लेता हूं, अच्छा चलो ये वाला लेता हूं, केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड था हमारे पास ए बी इज ग्रेटर देन डीई, मतलब ये तो इक्वल नहीं है, बड़ा है, ठीक है। और मुझे अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बाय एस ए एस, तो मुझे तो डीई के इक्वल यहां कुछ चाहिए, राइट, यस, डीई के इक्वल चाहिए, तभी तो मैं ये साइड और ये साइड, ये एंगल और ये एंगल, और इस इंक्लूडेड, सॉरी इस साइड का मैं ले सकता हूं ताकि मैं इंक्लूडेड एंगल को यूज कर सकूं, ठीक है। फिर से ये साइड और ये साइड इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो इंक्लूडेड लेने के लिए मुझे जरूरी है कि मुझे डीई के इक्वल यहां पे कोई साइड मिल जाए जिसका एंगल ये भी ही रहे। तो मैं एक काम करता हूं, एक चीज कर देता हूं मैं है ना इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूं। मान लो ये मैंने पॉइंट ले लिया, दिस पी, दिस इज पॉइंट पी। अब ये पॉइंट पी कैसा है, ये पॉइंट पी ऐसा है, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूं, तो मुझे जो ट्राइंगल मिलेगा इसके अंदर पॉइंट पी ऐसा है, पॉइंट पी मेरा ऐसा है कि ये जो है पीबी इज इक्वल टू डीई है। मैंने पॉइंट पी ऐसा ले लिया कि पीबी इज इक्वल टू डी हो गया। क्यों ऐसा लिया मैंने, क्योंकि मुझे अगर ये प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने ऐसा ले लिया कि ऐसे ऐसे अगर मुझे प्रूव ही करना है तो ऐसे इसके लिए जरूरी है कि ये साइड और ये साइड यहाँ पे साइड इक्वल आए, लेकिन ये इक्वल नहीं है, बड़ी है, ये बड़ी है, तो मैं एक पॉइंट ऐसा ले लूंगा यहाँ पे जो इसको और इसको इक्वल हो। तो मैं लेता हूं कि इफ ए बी इज ग्रेटर देन डी, लेट, दूसरे कलर यूज करते हैं, एक मिनट, हाँ ये, लेट P is any point on side AB. P is any point on side AB such that P is any point on side AB such that PB is equals to DE, ठीक है। ओके, मुझे तो ऐसे ऐसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि सर को ऐसे ऐसे एबीसी और डीईएफ प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट, सही है, वैसे सही है, उसी को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो प्रूव कॉन्ग्रुएंट टू दैट ओनली, बट फॉर दैट इट इज नेसेसरी कि डीई और एबी इक्वल हो। लेकिन हमारे पास तो ये है इक्वल नहीं है, हमने तो ऐसा लिया है नहीं, लेकिन लिया कि अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो मुझे कोई पॉइंट P ऐसा मिलेगा सच दैट PB इज इक्वल टू D में ले सकता हूं। अब नाउ इन ट्राइंगल PBC, ये जो मैंने ट्राइंगल जो इक्वल है उसके हिसाब से जो है, तो और एंड ट्राइंगल DEF, ये दो ट्राइंगल के अंदर जैसे मैंने लिया अभी PB इज इक्वल टू DE, बराबर ना, ये जो मैंने पॉइंट लिया वो सपोजिशन, सपोजिशन, ठीक है। फिर दूसरा एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये तो डेटा है,
ठीक है। फिर तीसरा BC इज इक्वल टू EF, ये भी डेटा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे PB और DE इक्वल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा ट्रायंगल बना के दिखाता हूं। देखो हमको क्या मिला अभी, इस तरीके से कुछ ऐसा मिला, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। ठीक है, और ये है हमारा PBC और ये DEF, ये ऐसा कुछ है। हमको मिला, हमने लिया कि ये दो इक्वल, ऐसे ले लिया हमने। ठीक है ना, एक पॉइंट P लिया ऑन दिस AB ताकि ये दो इक्वल हो जाए। फिर हमारे पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल ऑलरेडी है, और ये साइड और ये साइड ऑलरेडी इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दो ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो डेटा है उसके हिसाब से ट्रायंगल PBC is congruent to triangle DEF by SAS congruence rule, congruence rule, congruence rule। ठीक है, अच्छा ओके, ये दो तो इक्वल आ गए। अब मेन बात क्या है, ये दो इक्वल आ गए, तो इसके ऊपर से हमें क्या मिलता है कि ये जो एंगल है PCB, है ना, PCB, ये जो एंगल है एंगल PCB, therefore एंगल PCB is equal to DFE, एंगल DFE क्यों, CPCT, CPCT। ठीक है, CPCT से आ गया, ये बड़ा बड़ा देता हूं मैं, CPCT, एक मिनट, हड़ा, ओके, CPCT से ये दो इक्वल आ गए एंगल। ठीक है ना, ये देखो हमारे पास क्या है, PBC कॉन्ग्रुएंट टू DEF, तो PCB इज इक्वल टू DFE करस्पॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन हमारे पास पहले से एक डेटा है, कौन सा है, देखो ये डेटा कौन सा है, हमारे पास डेटा है कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE। तो यहां पे इसी पे हम लोग लिख लेते हैं ना, उसमें क्या है, यहां पे भी हम लोग लिख लेते हैं कि भाई ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है, C इज इक्वल टू F है। हाँ लिखा ही है C इज इक्वल टू F, देखो मैंने पहले से लिखा है C इज इक्वल टू F, ये डेटा है। तो ये C इज इक्वल टू F का मतलब क्या है, ACB DFE, तो मैं यहां पे यूज करूंगा, वो मैं यहां पे यूज करूंगा, देखो ये वाला, ओके, इसके हिसाब से। बट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE गिवन, दिस इज ऑलरेडी गिवन, है ना। तो ये PCB भी DFE को इक्वल, ACB भी DFE को इक्वल, मतलब दोनों एंगल सेम एंगल को इक्वल। फिफ्थ चैप्टर, है ना, टू थिंग्स इफ दे आर सिमिलर टू वन थिंग देन दे आर सिमिलर टू ईच अदर, या तो फिर टू थिंग्स इक्वल टू वन थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये भी इसको इक्वल, ये भी इसको इक्वल, तो इसका मतलब है कि ये दो इक्वल हो गए। देयरफॉर एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल ACB, ये दो भी इक्वल हो गए। PCB इज इक्वल टू ACB, ये क्या आया भाई, ये क्या आ गया, ये देखो यहाँ पे PCB इज इक्वल टू ACB। चलो मैं एक बड़ा ट्रायंगल बना के दिखा देता हूं कि यहाँ पे एक्चुअली क्या आ रहा है। ऐसा कुछ ट्रायंगल है, हमने ऐसा कुछ यहाँ पे पॉइंट लिया है P, ये पॉइंट P है हमारे पास, और ये हमारे पास है ABC, ऐसा कुछ है हमारे पास। ठीक है, और इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो आया, जो इंफॉर्मेशन आया उसके हिसाब से क्या हुआ कि ये एंगल, ये वाला PCB, ये वाला, और ये एंगल ACB, ये दोनों इक्वल है, वो होने चाहिए डेटा के हिसाब से, क्योंकि डेटा में तो दिया है कि C और F तो इक्वल है ही। तो इसका मतलब ये जरूरी है कि ये दो एंगल इक्वल होने ही चाहिए डेटा के हिसाब से। ठीक है, अगर ये दो एंगल इक्वल होने चाहिए तो ये तो एक ही केस में पॉसिबल है। कौन सा वाला, ये एक ही केस में पॉसिबल है कि जो P पॉइंट है वो P पॉइंट यहां पे आ जाए, तभी तो ये एंगल बनेगा इसकी जगह पे, है ना। ऐसे P अगर यहां पे आ गया तभी तो ये ऐसे बनेगा, ये बन जाएगा इधर ऐसे।
और फिर एंगल कंप्लीट आएगा, है ना। तो इसके लिए जरूरी क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कि P और A दोनों एक ही पॉइंट होने चाहिए, तभी ये दो एंगल इक्वल आएंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके हिसाब से, डेटा के हिसाब से, तो हमें ये मिलता है कि देयरफॉर पॉइंट P एंड पॉइंट A मस्ट कोइंसाइड, ये कोइंसाइड होने चाहिए, है ना। पॉइंट P और पॉइंट A ये दोनों कोइंसाइड होने चाहिए, दे मस्ट कोइंसाइड, ठीक है, दे मस्ट कोइंसाइड। और अगर ये कोइंसाइड करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि जो मुझे यहां पे मिला कि ट्रायंगल पीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ, देयरफॉर रिप्लेसिंग, रिप्लेसिंग, अगर दोनों कोइंसाइड है मतलब क्या हो, दोनों सेम ही पॉइंट हुए ना, तो रिप्लेसिंग पॉइंट P बाय पॉइंट, सॉरी, रिप्लेसिंग पॉइंट P बाय पॉइंट A, बीच में लिख रहा था, सॉरी सॉरी, पॉइंट P, रिप्लेसिंग पॉइंट P बाय पॉइंट A इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन के अंदर, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी हैव, हमको क्या मिलेगा, देखो इन इक्वेशन 1, यहां पे मैं P की जगह पे A लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF by SAS congruence, बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए बी ग्रेटर देन डी लेता हूं, अगर ऐसा है, मान लो है नहीं, लेकिन अगर हम मान लेते कि नहीं यार ऐसा नहीं है, शायद ऐसा हो तो, है ना, अगर ऐसा हो तो, अगर ऐसा हो तो बाकी के डेटा के हिसाब से ये यहां पे मैच नहीं करेगा, और उसको मैच करने के लिए ये जरूरी है कि पी पॉइंट यहां पे ए पे कोइंसाइड करे, और इसके लिए ये मतलब ये हो गया कि पी और ए दोनों एक ही पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे P लिखूं या A लिखूं बात एक ही हो जाएगी, तो मैंने P की जगह पे यहाँ पे A लिख दिया, मुझे मिला ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है, इतना हो गया, बहुत आसान है, क्लियर। चलो दूसरा केस भी हो गया, अब तीसरा केस, केस 3 क्या कहता है, AB लेस देन DE, केस 3, हमारे पास केस 3 है, केस 3 कहता है AB लेस देन DE। देखो अगर ए बी लेस देन डी है, ठीक है, मान लो कि ए बी लेस देन डी है हमारे पास, ऐसा ये एक ट्राइंगल ऐसे, ओके, और इसकी दूसरी कॉपी यहां पे बना लेते हैं, यहां पे, ठीक है, ये ए, सॉरी, ये ए है, बी, सी, डी, ई, एफ, हमारे पास ऑलरेडी है ये एंगल, सॉरी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, फिर ऑलरेडी है ये साइड और ये साइड इक्वल, ऑलरेडी है ये एंगल और ये एंगल इक्वल। अब यहां पे उल्टा है, ए बी छोटा है डी से, तो डी बड़ा हो गया, है ना। तो जैसे मैंने ये वाले केस में जो बड़ा था उसके ऊपर अंदर एक पॉइंट ले लिया, जो बड़ा था उसके अंदर एक पॉइंट ले लिया, उसी तरीके से मैं ये बड़ा है तो मैं इसके अंदर एक पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट पी, पॉइंट पी इसके अंदर लेता हूं, यहां पे पॉइंट पी यहां पे ले लेता हूं, और इसको मैं यहां पे कनेक्ट करता हूं, ठीक है, इसको मैं यहां पे कनेक्ट करता हूं ऐसे, अरे सॉरी, ये, हाँ ऐसे, इसको मैं यहां पे कनेक्ट करता हूं, ठीक है। तो जैसे उस केस में मैंने था, ये ट्राइंगल की जगह पे यहां पे मुझे ये ट्राइंगल में आया ऐसा, तो सिमिलर टू दैट केस 2 मैं उसको यूज करूंगा तो फिर से मुझे ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे, क्योंकि इस केस के अंदर क्या होगा, P और D कोइंसाइड करेगा, तो फिर से कॉन्ग्रुएंट आ गया, है ना। तो ये है, देन सिमिलर टू केस सेकंड, ट्राइंगल PEF congruent to triangle ABC by SAS congruence,
ठीक है, सिमिलर टू दिस केस, सेकंड केस, एंड पॉइंट P and point D must coincide according to second case, जो कि सेकंड केस हमने क्या, ये भी कोइंसाइड होना ही चाहिए, दैट इज ट्राइंगल DEF is congruent to triangle ABC by SAS congruence। मतलब इस केस को भी हम ये ट्राइंगल में लेने की जगह पे ये ट्राइंगल पॉइंट लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा है, और फिर सिमिलर स्टेप सेकंड केस के फॉलो करेंगे तो ये दो भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट फिर से हमको कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे। इसका मतलब या तो हम मान लो कि हम ये में ये केस ले, दोनों इक्वल है, तो अभी ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ए भी बड़ा है डी से, ए बी इज ग्रेटर डी, एक पॉइंट ले लिया मैंने, पॉइंट लेके मैंने ये दो ऐसे पॉइंट लिया कि सच दैट पी बी इज इक्वल टू डी, फिर ये साइड को इक्वल, ये एंगल को इक्वल, ये साइड को इक्वल, और उससे ऐसे ऐसे मैंने ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए। कौन से? पीबीसी और डीईएफ। उसके हिसाब से सीपीसीडीसी से मुझे पीसीबी ये वाला एंगल और डीएफई ये वाला एंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट मिले सीपीसीडीसी से। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास डेटा है, डेटा क्या है कि भाई ये पूरा एसीबी और डीएफई इक्वल है, ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया क्या, लेकिन हमारे पास तो है कि एसीबी और डीएफई इक्वल, मतलब पीसीबी और डीएफई ये दो इक्वल हुए, और एसीबी और डीएफई ये दो इक्वल दिए हैं, दोनों एंगल इस सेम एंगल को इक्वल है, तो मतलब ये दो भी इक्वल हो गए। अब ये पीसीबी और एसीबी इक्वल होने के लिए जरूरी है कि ये यहाँ पे कोइंसाइड करे, तभी ऐसा पॉसिबल है। इसका मतलब मैं P की जगह पे A लिख सकता हूं इसके अंदर, तो मैंने P की जगह पे A लिख दिया और ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू DEF दिखा दिया। थर्ड केस है, अब ये वाला छोटा है ये बड़ा है, तो जो बड़ा है उसके अंदर मैंने P पॉइंट ले लिया, और सिमिलर स्टेप्स जो मैं सेकंड केस के अंदर फॉलो किए वही यहाँ पे फॉलो करूंगे, तो मुझे मिल जाएगा ये वाला ट्रायंगल PF और PBC कॉन्ग्रुएंट, PF और ABC कॉन्ग्रुएंट, बराबर है। फिर ये मुझे यही कि भाई ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएंगे, लेकिन ये तो तभी पॉसिबल है जब ये कोइंसाइड करे। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करते हैं, मतलब मैं P की जगह पे D लिख सकता हूं, तो मैंने यहाँ P की जगह पे D लिख दिया, और फिर से ये दो ट्रायंगल जो मेन जो ट्रायंगल थे वो दोनों कॉन्ग्रुएंट बता दिए। तो सारे केसेस के अंदर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है यहाँ पे थ्योरम 7.1। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, जरूरत पड़े तो 2-3 बार लिख देखिए, और फिर उसको लिख के राइटिंग प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट कीजिए। देखो अगर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, ध्यान से समझोगे करोगे, तो ना ही ये थ्योरम लेकिन इसके सारे सम्स भी आपको बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। मैंने एक्सरसाइज 7.1 के सम्स की वीडियोस तो रखी हुई है, मैं एक्सरसाइज 7.2 की भी रख लूंगा, ठीक है, पोस्ट कर दूंगा जल्दी से। तो तब तक ये आप देखिए, ध्यान से देखिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।